जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता, आज आप लोग यहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी इकट्ठा हो रहे अपने लोकसभा व विधानसभा के भी सभी उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी व अन्य और पार्टियों के हाथों में केंद्रित रही है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व यहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ की वर्तमान में जो रीजनल पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। बीजेपी जरूर सत्ता से बाहर चली जाएगी। और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की यह नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश व जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने में लगे, जिसमें भी इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ विधानसभा के साथ साथ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के
अच्छे दिन दिखाने के लिए असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में अपने पूरे 5 साल की अवधि में तो इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। अर्थात 1/4 हिस्सा कार्य भी इन्होंने अपने 5 वर्षों की अवधि में नहीं किया है। और अब अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ की जनता को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का उद्घाटन आदि करने में लगातार लगे रहे। और ये कार्य इन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने के खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में आम जनहित के मामले में वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते, तो अब इन्होंने चुनाव के नज़दीक जो भी यहाँ शिलान्यास व घोषणाएं आदि किए हैं, तो इनको ये सब कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफ़ी हद तक पूरे कर लेने चाहिए, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, इनको हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज़्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल हवाई व खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही आज के उड़ीसा प्रदेश सहित पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। इनका पदोन्नति में
आरक्षण भी अभी तक यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य पार्टियों की भी सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धरना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जनजाति से निजात दिलाने के लिए अनेकों बने नियम व कानूनों को भी अब इन सरकारों में भी अधिकतर यहाँ प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसकी वजह से अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग अनसाई हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जनजाति भी यहाँ काफ़ी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नज़दीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इससे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि इससे अब यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब बीजेपी की वर्तमान भाजपा सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा जानी माली नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने षड्यंत्र के तहत अपने सब कमियों पर अपने विपक्ष का मुंह बंद रखने के लिए भी यहाँ पिछले कुछ समय से उनके प्रमुख व प्रभावशाली लोगों को तथा उनके नज़दीकी रिश्ते नातों आदि को भी जबरन फर्जी व झूठे मामलों में फंसा के उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और इसके लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी की ही तरह विशेषकर यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया है। इस प्रकार से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की तथा यहाँ आपके प्रदेश में भी जिन भी पार्टियों की यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में यहाँ अधिकांश मामलों में ज़्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें आपके स्टेट के साथ साथ पूरे देश की भी जनता एक बार नहीं बल्कि कई बार आजमा चुकी है और अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब इन दोनों चुनावों में यहाँ इनको किसी भी कीमत पर यहाँ के उड़ीसा प्रदेश से किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए
यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इस मामले में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि चुनाव के दौरान अधिकांश या विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनके भी बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर दरकिनार कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश या विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में खासकर मैं बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में, जहां आपके प्रदेश सहित केंद्र में भी अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य और लोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अधिकांश यहाँ हवाई व खोखले ही साबित हुए हैं, अर्थात जिनका इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को, यानी कि बीजेपी का ने ये जो वायदा किया था पिछले लोकसभा चुनाव में कि इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनकर रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का यानी कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास की भी कही गई ये बात भी केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनको भी इस मामले में पूर्व में यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश की जनता काफ़ी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसकी खास वजह से ही अब ये पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से धीरे धीरे बाहर हो चुकी है। और इस मामले में लगभग ये स्थिति हमें ये आपके प्रदेश की भी देखने के लिए मिल रही है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने उड़ीसा प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। तो ये पार्टी केंद्र व जहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश में भी अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके उड़ीसा प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर किया जाएगा। इसके अलावा देश में आपके स्टेट एवं जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में यहाँ पर जो दलित आदिवासी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनके हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों गुरुओं
वे महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। जिसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में जहां अपनी पार्टी के लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। हालांकि मुझे आपके इस प्रदेश के सेंटर से जो हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं श्री धर्मवीर सिंह अशोक, जो पिछले कई वर्षों से आपके उड़ीसा प्रदेश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सेंटर की ओर से, यहाँ देख रहे हैं। और अभी पिछले लगभग 1 साल से हमने उत्तर प्रदेश से श्री छट्टू राम को भी यहाँ पर भेजा हुआ है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सेंटर से जो इन दोनों पार्टी के जिम्मेवार लोगों को इधर भेजा है, इनको आपके उड़ीसा प्रदेश से ना तो यहाँ से एमपी बनना है ना एमएलए बनना है। ये तो आप लोगों को एमपी और एमएलए बनाने के लिए इधर हमने सेंटर से आपके मदद के लिए यहाँ पर भेजे हुए। और ये पिछले कई वर्षों से खासकर श्री धर्मवीर सिंह अशोक और अब छट्टू राम जी, तो ये काफी जी जान से इधर इस प्रयास में लगे हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़े और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर बीएसपी से जुड़े, जिनकी हर सरकारों में दुर्पेक्षा हुई है। आपके जो यहाँ पर वर्तमान में जो स्टेट की गवर्नमेंट है, इसमें भी इससे पहले जब कांग्रेस यहाँ पावर में रही, खासकर जो दलित आदिवासी और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हैं, अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, इनके बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है। और यही कारण है कि आज उड़ीसा के अंदर, पूरे देश के अंदर उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी हमें देखने के लिए मिलती है। पूरे देश के अंदर उड़ीसा, यदि हम उड़ीसा के इंटीरियर में देहाती इलाके में चले जाएं तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि पूरे देश में यहाँ पर दलित और आदिवासियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। इससे आप समझ सकते हैं केंद्र में जो भी पार्टी पावर में रही, कि आपके स्टेट में जो भी पार्टी पावर में रही, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी और दलित वर्ग के लोग ही 50% से ऊपर हैं। तो वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े। और यदि आप लोग हर चुनाव में उनके वायदे के बहकावे में आ जाएंगे तो मैं समझती हूँ कभी आपका भला नहीं होने वाला है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आप इनको काफी आजमा चुके हैं। कब तक आजमाओगे? कब तक इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनके सामने हाथ फैलाते रहोगे? मेरे को आप लोगों को यही कहना है कि आप लोगों को इन लोगों से मांगने की बजाय खुद देने वाला बनना चाहिए। पॉलिटिकल पावर की मात्रा की आप लोगों को अपने हाथों में लेनी चाहिए। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को कहा था। और जब पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आप लोगों के हाथों में आ जाएगी तो फिर आप लोगों को दूसरी पार्टियों जैसे अभी मांगते रहते हैं अपने अधिकार, आपको मांगना नहीं पड़ेगा बल्कि खुद देने लायक बन जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके उड़ीसा प्रदेश में इस समय लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी आम चुनाव हो रहे हैं, सेंटर के लिए भी और आपके उड़ीसा प्रदेश के लिए भी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि चुनाव में यहाँ के प्रदेश में जिन लोगों को भी अपना लोकसभा हमने अपना लोकसभा व विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो उन्हें अब आप लोगों को रात दिन मेहनत करके भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। ये मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है। और इसके लिए हम आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी के सभी लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को, यहाँ बीएसपी के सभी लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें भारी वोटों के अंतर से
जरूर जिताना है, इनको जरूर पार्लियामेंट और असेंबली में इनको जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।